आज के सेशन में हम लोग इश्यू की चर्चा करवाएंगे। इश्यू वैसे तो कई बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन सीपीसी का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके बारे में ऑर्डर 14 में थोड़ा डिटेल किया गया है कि इश्यू को फ्रेम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि इश्यू आखिर है क्या, कौन सा है ये। ऑर्डर 14 की बात करते हैं। इसमें इस ऑर्डर 14 में टोटल रूल 7 है, 1 से लेकर 7 तक रूल है। इनमें जो पहला रूल है वो ये कहता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यू ये कैसा होगा। इसके बाद इसके तमाम प्रोसीजर्स हैं जो 1, 2 से लेकर 7 तक चलते हैं। हम इसे पहले बेसिक से समझते हैं, फिर उसे रूल बाय रूल समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो रूल फर्स्ट है वो क्या कह रहा है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यू। तो आप सबसे पहले तो ये समझो कि इश्यू होगा कैसे, क्या है इश्यू, फिर फ्रेमिंग क्या होगा। सबसे पहले इश्यू का मतलब ये होता है कि इश्यू वो चीजें हैं, वो मुद्दा है जिसपे कंटेंशन हो, जिसपे विवाद हो, जिसपे संघर्ष की स्थिति बने, उसे इश्यू कहते हैं। खास करके इस संदर्भ में जब बात करेंगे हम सीपीसी के संदर्भ में या लॉ के संदर्भ में, तो दो पार्टी, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट, दोनों के बीच में जिन मुद्दों पे असहमति है, जिन मुद्दों पे डिसएग्रीमेंट है, जिन मुद्दों पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन मुद्दों का जो निर्णयन करना होता है, जिसपे कोर्ट को जजमेंट देनी है या डिक्री देनी है, वो कन्फ्लिक्शन का मुद्दा, जो संघर्ष वाला मुद्दा है, उसको इश्यू कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वो मुद्दा जो संघर्ष की स्थिति का कारण बनता है। अब इसमें यह होगा कि ये इश्यू फ्रेम कैसे होगा। तो फ्रेमिंग की बात करें तो इश्यू फ्रेमिंग कब होगा, तो सबसे पहले इसमें हमने कई बार कहा कि ये थर्ड स्टेज ऑफ प्लांट होता है। ये किसी भी बात का थर्ड स्टेज ऑफ सूट है। किसी भी सूट का ये कौन सा स्टेज होता है? तीसरा स्टेज होता है। पहला स्टेज क्या था? प्लांटिफ फाइल करता था अर्थात बाद। दूसरा में था कि उसका लिखित उत्तर अर्थात रिटेन स्टेटमेंट। रिटेन स्टेटमेंट कौन देता है? प्रतिवादी। उन दोनों कंसर्न्स को ध्यान में रखने के बाद कि ये थर्ड स्टेज है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब यहां क्वेश्चन उठेगा कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे होता है, कैसे, और दूसरा प्रश्न होगा ये कौन करता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यू। सामान्य अर्थ में हमें यह लगता है कि जो कि वादी और प्रतिवादी के बीच में जो लड़ाई है तो यही दोनों फ्रेम करेंगे इश्यू, लेकिन ये दोनों इश्यू फ्रेम नहीं करते। इनका जो मेजर काम है वो ये है अपने अपने पक्ष रखना। उसमें भी सबसे पहला काम होता है वादी का, कि जिन जिन मुद्दों पे संघर्ष है, जहां वादी को लगता है कि प्रतिवादी ने उसके अधिकार आदि का हनन किया है या उनके राइट का दुरुपयोग किया है, अधिकारी प्रतिवादी ने अपने राइट का, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट से वो रिलीफ मांगने पहुंचता है। अब प्रतिवादी क्या करेगा? प्रतिवादी उन आरोपों के संदर्भ में अपना कुछ प्रतिवाद करेगा, डिफेंस करेगा कि कैसे कैसे किन किन मुद्दों पे उसे इस बात को रिफ्यूट करना है, किन मुद्दों को एग्री करना है, किन मुद्दों का विरोध करना है। अब इन दोनों बातों को जब एक साथ आ जाएंगे तो पहले स्टेज में वादी, दूसरे स्टेज में प्रतिवादी। अब जब दोनों ही मुद्दे आ जाएंगे तो जज का काम है इश्यू फ्रेम करना। स्पेशली ध्यान रखो, ये कोर्ट का काम है इश्यू फ्रेम करना ऑन द बेसिस ऑफ जो प्लांट है और जो रिटेन स्टेटमेंट है। इन दोनों मुद्दों में देखेगा, दोनों को इश्यू करते समय अपनी मस्तिष्क का इस्तेमाल करेगा कि दोनों में क्या क्या रियल कंसर्न्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्या क्या रियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्हीं मुद्दों को वो फ्रेम करेगा। ये ऐसा कंसर्न्स होंगे कि एक पॉइंटिंग किया जाएगा, ऐसे मुद्दे बनाए जाएंगे जिसके आधार पर पूरी कोर्ट की कार्रवाई चलेगी और जज उन्हीं उन्हीं मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ ये मुद्दा? तो ये इश्यू फ्रेम कौन करे, कैसे फ्रेम होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड रिटेन स्टेटमेंट के बेसिस पर, इन दोनों मुद्दों के आधार पर ये फ्रेम होगा। कौन करेगा ये फ्रेम? तो ये फ्रेम करेगा कोर्ट। अब जब कोर्ट इसे फ्रेम करेगा, कोर्ट या कोर्ट का मतलब हो जाएगा जज। तो जब ये कोर्ट या जज इसको फॉर्म करेगा तो ऐसे कंसेंस में क्या क्या ध्यान रखेगा, इन मुद्दों को देखेंगे। देखो, कोर्ट किसी भी इश्यूज को बनाने से पहले ये करेगा कि दोनों ही जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं, भारत में हमने एडीआर के बारे में पढ़ा होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अर्थात वैकल्पिक वाद का समाधान कैसे किया जाए। तो सबसे पहले कोर्ट में ये उम्मीद की जाती है, इस मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि कोर्ट ऐसा करे कि सबसे पहले समस्या का समाधान सामान्यतया ही हो जाए, कोर्ट से बाहर ही हो जाए। इसके लिए भी पार्टी को कहे। जब अन्य सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं, अन्य कोई ऑप्शंस नहीं बचे, तभी जाके इश्यू फ्रेम करना होगा। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, ताकि कोर्ट में भार कम हो, लोगों में सौहार्दता बनी रहे, लोगों का समय और पैसे दोनों की बर्बादी ना हो, एंड सो ऑन, सामाजिक सद्भाव वगैरह बना रहे। तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना है, यही रूल 1 के अंतर्गत ही ये सब मुद्दे आएंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, किन मुद्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए, कब? जब ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज।
तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के दौरान किन मुद्दों को ध्यान रखना होगा जज को? सबसे पहला ये ध्यान रखोगे कि ये जो है वो क्या है, सबसे पहले एग्जामिनेशन, ये सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। जो दोनों ही पार्टीज हैं उसको सबसे पहले एग्जामिन करना होगा कि उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं चाहे पक्ष में या प्रतिपक्ष में वो क्यों रखा है। तो सबसे पहला काम कोर्ट को करना है एग्जामिन ऑफ द पार्टीज बाय कोर्ट। ये कौन करेगा? बाय कोर्ट ये करेगा। कोर्ट को सबसे पहले एग्जामिन करने होंगे। कैसे? तो ये जो एग्जामिन है इसके बारे में ऑर्डर 10 में डिटेल किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 में इस बात की पूरी विस्तृत विवेचना की गई है कि पार्टी को या पार्टी ने जो अपने बात रखे हैं उन बातों को कैसे रियल एग्जामिन किया जाए। एग्जामिन करने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि वादी और प्रतिवादी ने यदि कुछ बातें ऐसे होंगे जो अनर्गल रूप से भी या कुछ अनावश्यक बातें भी कह दी तो कोर्ट उस पर अपना सारा समय खराब करेगा और कोर्ट उस मुद्दे को लेकर आगे जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि वादी या प्रतिवादी जो कुछ भी कह रहा है चाहे वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, तो उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाए, उसको एग्जामिन कर लिया जाए कि क्या वो मुद्दा रियली सस्टेनेबल है, क्या वो मुद्दा रियली लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इश्यूज है, क्या वो मुद्दा रियल ऐसे है जिसमें विधि या कानून के कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्वों का हनन हो रहा है। यदि इन सब मुद्दों पर वो सारा क्वेश्चन, वो जो इश्यूज है वो सस्टेन कर रहे हैं जो जिन मुद्दों को उठाया गया है, तभी जाके आगे की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा वहां ही उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ फ्रेमिंग ऑफ इश्यू के दौरान? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 के तहत। दूसरा जो काम है वो ये है कि जब रिकॉर्ड, इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद एग्जामिन करने के बाद वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस करेगा या रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सेप्टेंस और डिनाइल बाय बोथ द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, और उस आधार पे इश्यू को फ्रेम करेगा। अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिटिंग एंड डिनाइल ऑफ बोथ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने जो कुछ भी एडमिट किया या डिनाइल किया उसके आधार पे इश्यू, मैटर ऑफ कंटेंशन वो ढूंढेगा, और जब मैटर ऑफ कंटेंशन बन जाएगा उससे ही इश्यू बनाएगा, अर्थात विवाद या विवाद के मुद्दे बनाएंगे। तो इसके बाद वो क्या बनाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस और डिनाइंग, एक्सेप्टेंस एंड डिनाइंग ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के आधार पे इश्यू ऑफ कंटेंशन बनाएगा और उसी से इश्यू फॉर्म करेगा। मतलब जो दोनों पार्टी ने कुछ, मतलब इसमें क्या होगा इश्यू में? इश्यू तो तभी बनेंगे ना जब एक पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है किसी मुद्दे को, दूसरा पार्टी उसे डिनाई कर रहा है। यदि दोनों ने उस बात को एक्सेप्ट कर ले तब तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस और डिनाइंग, प्लेंटिफ की बात को प्रतिवादी डिनाई करता है और डिफेंडेंट की बात को प्रतिवादी डिनाई करता है। ऐसे कंसेप्ट में जो एक्सेप्टेंस और डिनाइंग एक साथ होंगे उसी आधार पे इश्यू को फॉर्म किया जाए, फ्रेम किया जाएगा। हाँ, इसमें भी एक बात ध्यान रखने होंगे कि इससे पहले कोर्ट को ध्यान रखो, जो एडीआर आदि की बात है, कोर्ट को इससे पहले वादी को ये ऑप्शंस देना चाहिए, ये कहना चाहिए कि वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अर्थात वैकल्पिक वाद निवारण की जो कंसर्न्स हैं या जो उसकी व्यवस्था है उसका पूरी तरह इस्तेमाल कर ले। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो एडीआर के ऑप्शंस, इसका भी का एक्सप्लोरेशन, मतलब इससे पहले एडीआर आदि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, यदि वो पॉसिबल है तो ठीक है ना। यदि अल्टरनेटिव समझते ही, अल्टरनेटिव का मतलब कि कोर्ट से बाहर भी यदि मुद्दा सुलझ सकता है तो उसे सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर क्या होता है अगले स्टेज में जब आएंगे तो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, अर्थात जो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ये सब जो पार्ट्स हैं उन सारे मुद्दों को भी एक्सप्लोर कर लेना होगा। यदि ये सब हो गया तो ठीक है, यदि ये सब सारा का सारा मुद्दा आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या मेडिएशन से जो भी टर्म्स होंगे, तो इस सारे टर्म को जब फेल हो जाए
उसके बाद ही इश्यू को आगे बढ़ाया जाएगा और इन्हीं आधारों पे इश्यू को डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन से इश्यूज होंगे। हाँ, अब यहां इश्यूज होंगे, इश्यू कितने टाइप के होंगे उसकी हम बात करते हैं। मतलब यहां समझ में आ गया क्या कंसर्न्स होंगे। एक तो बेसिक सा वो कंसर्न्स रहा कि पहले दोनों पार्टी को आगे ऑल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तरीके हैं उनको आप एक्सप्लोर कर लीजिए। फिर जो कुछ भी आपको बच रहा है, ये सब नहीं हो रहा है तो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एटसेट्रा के ऑप्शंस होंगे। ये सब नहीं हो रहा तो फिर मुद्दे पे आगे बढ़ा जाएगा। अब जब आगे बढ़ा जाएगा तो फाइनली इश्यू की फ्रेमिंग हो जाएगी। तो इश्यू की फ्रेमिंग की बात करें तो जब इश्यू की फ्रेमिंग की बात करोगे तो इश्यू सामान्यतया 3 टाइप में होते हैं। जो मुद्दे होंगे, जो संघर्ष के मुद्दा, वो 3 टाइप होता है। एक होता है इश्यू ऑफ फैक्ट, जिसमें तथ्य संबंधी प्रश्न है, तथ्य के प्रश्न। दूसरा होता है इश्यू ऑफ लॉ, अर्थात कानून से संबंधित, जहां कानून के कोई सारगर्भित मुद्दे हो, जिसपे प्रश्न उठ रहा हो, जिसपे कंटामिनेशन हो, जिसपे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। और जो तीसरा है वो है इश्यू ऑफ मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब बोथ द लॉ एंड फैक्ट्स, ऐसे मुद्दे जहां लॉ और फैक्ट्स दोनों एक साथ हो। तो यदि इश्यू ऑफ फैक्ट है तो यह भी क्लियर ही है कि फैक्ट का इश्यू है, इसको सॉल्व करना होगा। इश्यू ऑफ लॉ है कानून, इसको भी सॉल्व। अब यदि कंसर्न्स ये है कि यदि दोनों ही एक साथ हो, मिक्स्ड इश्यूज हैं, तो क्या करने होंगे। तो ऐसे कंसर्न्स में कहा जाता है कि ये कोर्ट अपने विवेक से निर्धारित करेगी कि उसे पहले किन मुद्दों को सुनना है, किन इश्यूज को सॉल्व करना है और बाद में किनको करना। पहले यदि उसे लगे कि नहीं लॉ के इश्यूज को पहले सॉल्व करना अनिवार्य है तो पहले लॉ के इश्यू पे डिग्री, फिर उसके बाद फैक्ट्स की बात करेगा। तो ये क्लियर। अब यहां हम लोग कुछ और भी कंसर्न्स की यदि चर्चा करें तो जो इश्यूज है, इश्यूज के लक्षण क्या होते हैं, इश्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसे समझ लो। इश्यू का इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या होगा। तो कहा जाता है कि जो इश्यू है वही कोर्ट की प्रोसीडिंग डिसाइड करता है, आगे की चीजें डिसाइड करता है, ना कि जो प्लीडिंग है। अर्थात प्लीडिंग में केवल अपना पक्ष रखा जाता है, लेकिन कोर्ट की जो कंसर्न्स होंगे, कोर्ट जिन मुद्दों पर सुनवाई करेगा, वो जो इश्यू फ्रेम हुआ है उन इश्यू फ्रेम को प्रायोरिटाइज करेगा और उसी इश्यू को सॉल्व करने की दिशा में अग्रसर होगा। तो अर्थात ये होगा कि जो पूरा कंसर्न्स होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, इश्यू ही पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को डिसाइड करेगा, ना कि प्लीडिंग। स्पेशली इस बात को ध्यान रखो कि टोटल जो प्रोसीडिंग्स है, टोटल जो कंसर्न्स है, दैट डिसाइडेड बाय इश्यू, नॉट बाय प्लीडिंग। प्लीडिंग केवल का क्या काम है, केवल हेल्प का। फिर उसके बाद बात है जो ये कोर्ट इश्यू के पॉइंट जिस पे इश्यू बना हुआ है उसको सॉल्व करेगा। हाँ, इसमें और इश्यू बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो कहा था प्राइमरीली ये जिम्मेदारी किसकी है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। प्राइमरीली ये किसकी जिम्मेदारी है, इश्यू को फ्रेम करना, कोर्ट की जिम्मेदारी है। और इसमें क्या करना है कि जज मस्ट अप्लाई देयर ओन माइंड, जज को अपने मस्तिष्क, अपनी बुद्धि का पर्याप्त इस्तेमाल करना है। जज मस्ट जज को अपनी बुद्धि का पर्याप्त इस्तेमाल करना है। इसमें यह ध्यान रखो जो प्लीडर होगा, प्लीडर केवल असिस्ट करेगा, प्लीडर डिसाइड नहीं करेगा कि इश्यू कैसे बनेंगे। यह स्पेशली ध्यान रखो कि इश्यू फ्रेम क्या होगा, यह प्लीडर डिसाइड नहीं करेगा, यह कोर्ट डिसाइड करेगी। प्लीडर केवल असिस्टेंट हो सकता है, इसको स्पेशली आप समझो। फिर हम लोग आगे आएंगे, कहा जाएगा कि जो ये कंसर्न्स है, ये पूरे के पूरे इश्यू में हमें ध्यान क्या रखना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो इश्यूज बन गया तो जज को केवल और केवल इन इश्यू पे ही डिसीजन को फोकस करना चाहिए। जज को उन मुद्दों पे फोकस नहीं करना चाहिए, या जज केवल किसी उस मुद्दों पे डिसीजन नहीं दे सकता जो इश्यू में नहीं उठाए गए। जज केवल और केवल जो मुद्दा इश्यू में है उसी पे फैसला दे सकता है। हाँ, और एक बात और भी है कि इश्यू में जिन मुद्दों को फ्रेम किया गया है उस पे जज डिसीजन देने से मना नहीं कर सकता। अर्थात यदि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा पार्ट है तो उस पे तो फैसला दे सकता है, लेकिन वो मुद्दे जो इश्यू में फ्रेम नहीं किए गए हों उन मुद्दों पे जज आगे नहीं बढ़ेगा। अर्थात जिन मुद्दों को इश्यू में फ्रेमिंग के टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं मिला या इश्यू की फ्रेमिंग में वो नहीं आया, उस पर जज कोई डिक्री या कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में।
कहा जाता है कि जो कंसर्न्स हैं, जो पहले क्या, यदि मान लो इसमें आ जाए, हमने कहा कि वहां फैक्ट और लॉ दोनों के इश्यूज हैं, इसमें क्या कंसर्न होंगे? सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी फैक्ट्स या प्रिलिमिनरी इश्यू जिस पे कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, इसको लिखते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी इश्यू। प्रिलिमिनरी इश्यू जिस पे पहले फैसला देना होता है, जिससे पहले जज को डिसाइड करना होगा, जिस पे टू बी प्रायोरिटाइज, वो प्रिलिमिनरी इश्यू जिस पे प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले जज को यह देखना है कि क्या वो मुद्दा जो कोर्ट में आ रहा है, जो इश्यूज आ रहे हैं, क्या वो लॉ एंड तत्कालिक जो परिस्थिति उसके अनुसार वो सस्टेनेबल है या नहीं, कि ऐसा तो नहीं हो कि मुद्दा किसी तत्कालिक लॉ के खिलाफ जा रहा हो। दूसरा, क्या वो इश्यू टाइम बार्ड तो नहीं है, मतलब टाइम से बाहर नहीं तो चला गया। तीसरा जो मुद्दा देखना होगा इश्यू फ्रेमिंग के टाइम में, प्रिलिमिनरी सबसे जो पहली कंसर्न्स देखने होंगे इश्यू में, वो ये देखने होंगे कहीं यहां रेस जुडाइस या रेस जुडिकेटा का मुद्दा तो नहीं बन रहा। तो इन 3-4 मुद्दों को स्पेशली, क्योंकि हमने क्या कहा, रेस जुडाइस या रेस जुडिकेटा की यदि बात करें तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे कि इन मुद्दों को दोबारा नहीं सुना जा सकता। तो किसी भी इश्यू को फ्रेम करने से पहले इन चीजों को भी कोर्ट ध्यान में रखेंगे। तो प्रिलिमिनरी क्या देखना होगा? तो सबसे पहले कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन देखना होगा। सबसे पहला ज्यूरिसडिक्शन, अर्थात या क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कह सकते हो इसे, कि क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्या उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। अब ज्यूरिसडिक्शन में फॉर्म में क्या क्या आ सकते हैं, तो हमने कई बार डिस्कशन किया कि ज्यूरिसडिक्शन में कई फॉर्मेट क्या, एक तो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन आ सकता है कि मौद्रिक रूप से क्या वो लिमिटेशन में है या नहीं है। दूसरा क्या आ सकता है, टेरिटोरियल आ सकता है। और तीसरा सब्जेक्ट मैटर, कि ऐसा तो नहीं है कि सिविल में क्रिमिनल कोर्ट और क्रिमिनल में सिविल वाले मुद्दे को ले जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे ज्यूरिसडिक्शन में? सबसे पहले तो टेरिटरी, मतलब उसका क्षेत्राधिकार क्या है। दूसरा सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का मतलब विषयाधिकार, क्या वो वही सब्जेक्ट है, वही विषय है या नहीं है। और तीसरा पेक्यूनियरी, पेक्यूनियरी लिमिट, अर्थात मौद्रिक वैल्यू, जो मौद्रिक वैल्यू है, क्या वो मौद्रिक वैल्यू उस लिमिट्स में है या नहीं है। ये सबसे पहला कंसर्न होंगे। दूसरा जो पॉइंट इसको देखना होगा प्रिलिमिनरी, मान लो यदि ये नहीं है, या तो टेरिटोरियल उसके अंदर में नहीं है, या सब्जेक्ट मैटर नहीं है, या पेक्यूनियरी लिमिट्स नहीं है, तो ऑलरेडी सुनवाई नहीं होगी, वहीं से मुद्दा समाप्त। यदि ये मुद्दा मान लो ओके है, तो दूसरे कंसर्न्स पे आके उसे देखना होगा कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो नहीं है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये होगा कि जैसे हमने लिमिटेशन एक्ट में हमने पढ़ा था, लिमिटेशन एक्ट में क्या है कि बहुत सारे मुद्दों को उठाने की एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा के बीत जाने के बाद किसी मुद्दे को आप नहीं उठा सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशंस में ये मुद्दा समाप्त हो चुका है, आप इसको नहीं उठाया जा सकता। जो तीसरा कंसर्न्स होंगे वो ऐसा भी होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेस सब जुडाइस या रेस जुडिकेटा का मुद्दा है। ऐसा तो नहीं है कि रेस सब जुडाइस और रेस एडजुडिकेटा का मुद्दा है। मतलब यह होगा रेस सब जुडाइस का क्या मुद्दा, यदि इस मुद्दे पे कहीं केस चल रहा हो, कहीं ऑलरेडी न्यायालयाधीन है, न्यायाधीन है, इसका मतलब यह है कि किसी न्यायालय में केस है। या फिर रेस एडजुडिकेटा का क्या मतलब होगा कि वो मुद्दा जहां कहीं पहले से फैसला तो नहीं आ गया, पहले फैसला हो चुका है। यदि ये दोनों कंसर्न्स बनते हैं तब भी इस मुद्दे की सुनवाई नहीं होगी। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तत्कालिक कोई ऐसे लॉ है जिससे इस मुद्दे को सुनने से बाहर कर दिया गया। तो इन 4 मुद्दों को स्पेशली सुनना होगा। क्या क्या? पहला क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा पीरियड ऑफ लिमिटेशंस, तीसरा जो मुद्दा है वो रेस सब जुडाइस या रेस जुडिकेटा का है या नहीं है, और जो चौथा कंसर्न्स है कहीं वो किसी तत्कालिक लॉ के द्वारा बार्ड तो नहीं है। बार्ड तो नहीं है मतलब किसी भी लॉ के तहत, किसी लॉ से बार्ड तो नहीं है सुने जाने से। मान लो सरकार ने कोई नियम बना दिया कि इस मुद्दे से या इन मुद्दों को अब नहीं सुना जा सकता, तो ऐसे कंसर्न्स में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी तत्कालिक नियम के द्वारा डिवार्ड कर दिया गया हो। तो इन 4 मुद्दों को प्रिलिमिनरी देखना होता है। फिर इन 4 मुद्दों को देखने के बाद
इन 4 मुद्दों को देखने के बाद हम लोग आते हैं मटेरियल्स जो रूल, अब रूल 2 की बात करते हैं कि रूल 2 में क्या है। रूल 2, इस रूल 2 में कहा जाता है कि वो मटेरियल्स जिसे इश्यू फ्रेम करने में ध्यान रखा जाएगा, जिसको कहा जाता है मटेरियल फॉर फ्रेमिंग द इश्यू। ये रूल 2 की बातें होंगी, मटेरियल फॉर फ्रेमिंग द इश्यूज को फ्रेम करने में वो मटेरियल्स कौन कौन होंगे जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यह ध्यान रखेंगे, जो हमने प्रिलिमिनरी इश्यूज की बात की थी, वो प्रिलिमिनरी इश्यू कौन कौन डिसाइड किया जाएगा, रेस जुडिकेटा होगा या टेरिटोरियल इश्यूज होंगे या अन्य जो कुछ भी, वो रूल 2 था। और ये वाला जो पार्ट है ये रूल 3 है, स्पेशली ध्यान रखो। रूल 2 में अभी जितनी भी चीजें हमने डिस्कशन की, पहला रूल में क्या है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑलरेडी क्लियर हो गया। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या होंगे, बोन ऑफ कॉन्टेंशंस, वो मुद्दे जो विवादास्पद है। रूल 2 में हमने कहा प्रिलिमिनरी में सबसे पहले किन मुद्दों को सुना जाएगा, तो सबसे पहले उसमें कहा गया कि जो कोर्ट है वो किसी भी मुद्दे को सुन सकता है। किसी भी मुद्दे को सुनने का मतलब जो भी इश्यूज होंगे सारे इश्यूज को सुनना होगा, सारे इश्यूज को सुनेंगे। अब थर्ड में कहा जाता है, ये रूल 3 है। रूल 3 में इसके बारे में स्पेशली बताया गया है कि मटेरियल फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, किन किन मुद्दों को मटेरियल्स को फ्रेमिंग में लिया जाएगा। तो सबसे पहला इसमें लिया जाएगा कि वो एलिगेशंस जो एक दोनों पार्टी एक दूसरे पे लगा रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एलिगेशंस बाय बोथ द पार्टी। दोनों ही पार्टी के जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशंस को ध्यान में रखेगी कोर्ट। उसके बाद दूसरा होगा एलिगेशन मेड इन प्लीडिंग और इन आंसर टू इंट्रोगेटरीज, मतलब वो मुद्दा जो प्लीडिंग में कहा गया है या फिर जो इंट्रोगेटरी जिससे प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों में जो मुद्दे आए हैं। एलिगेशंस में ही ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय पार्टी, ये भी स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जिनको इश्यू फ्रेमिंग करने के टाइम में ऐसा नहीं है कि किसी कुछ ने आरोप लगाया और उसके संदर्भ में यदि आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो फिर ऐसा होगा कि उस बात को सस्टेनिंग नहीं माना जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के जहां तक कोई समाधान हो जाए कि डॉक्यूमेंट जो नहीं दिया गया है इसके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं, अर्थात जो भी बात आप अपनी बात को रखोगे तो विद डॉक्यूमेंट विद एफिडेविट रखनी होती है। तो कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो उसको भी ध्यान में रखना होता है इश्यू को फ्रेमिंग करने में। तो इसको कहेंगे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। फिर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा वो हमें रखना होगा कि जो कोर्ट है, कोर्ट को यदि किसी मुद्दे पे लगता है कि नहीं हमें कुछ ऐसे भी कंसर्न्स होंगे जिन मुद्दों पे डॉक्यूमेंट या वो जो विटनेसेस हैं उनकी परीक्षा करनी चाहिए, फिर इन मुद्दों पे आगे बढ़नी चाहिए, तो कोर्ट यदि चाहे तो डॉक्यूमेंट आदि का या जो विटनेसेस हैं उन आदि का दोबारा परीक्षण कर सकता है। तो इसी कंसर्न्स में एक पॉइंट ये भी आएगा कि कोर्ट को यदि लगता है तो कोर्ट में एग्जामिन द डॉक्यूमेंट और द विटनेसेस एटसेट्रा, में एग्जामिन द डॉक्यूमेंट और विटनेसेस, मतलब जो गवाह है ये डॉक्यूमेंट है, कोर्ट को यदि लगे तो उसे दोबारा एग्जामिन कर सकती हैं। और इसके लिए यदि इश्यू फ्रेम करने में मान लो उसको टालना भी पड़े तो 7 दिन तक इस मुद्दे को टाला जा सकता है, अर्थात 7 दिन से पहले यदि कोर्ट को लगे कि री एग्जामिन करनी है डॉक्यूमेंट को तो 7 दिन के बाद भी इश्यू को फ्रेम कर सकता है। इसके लिए जो कोर्ट में एग्जामिन द डॉक्यूमेंट और रिटन स्टेटमेंट यदि लगे, ये कब, तो लेस देन 7 डेज, इसमें 7 दिन से समय कम दिया गया है, अर्थात 7 दिन तक ये चीजें करने होंगे। तो क्लियर हो गया ये। आखिर इश्यूज क्या होंगे, इश्यू को प्राइमरी इश्यू कौन होंगे, थर्ड में कंसर्न्स में क्या होंगे। अब हम इसको रूल बाय रूल देख लेते हैं कि रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल क्या था, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू क्लियर हो गया। दूसरा रूल ये है कि कोर्ट सारे इश्यूज जो भी कॉन्टेंशंस हैं जो भी मुद्दे हैं उनको सुनेगा। थर्ड रूल ये बताता है कि मटेरियल फ्रॉम व्हिच जो इश्यू इज फॉर्म्ड, ये ऑलरेडी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा रूल क्या है, मटेरियल किस मटेरियल से फॉर्म होगा। चौथा जो रूल है वो है कोर्ट में एग्जामिन द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट जो यही वाला रूल अभी हमने कहा, कोर्ट में एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेसेस, ये कौन सा हो जाएगा, रूल 4 हो जाएगा। ये रूल 3 है, ये 4 हो जाएगा। रूल 5 कहता है पावर टू अमेंड और स्ट्राइक आउट। इसका मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा और समझ लें। जो रूल 5 आता है
वो कहता है पावर टू अमेंड और स्ट्राइक आउट कंप्लीट। इसका मतलब ये होगा कि किसी इश्यू में यदि कोर्ट को ये लगता है कि कुछ मुद्दे अनावश्यक हैं या अनावश्यक कोर्ट के जुडिशियल प्रोसेस का दुरुपयोग है या वो मुद्दा जो न्याय के हित में नहीं है, तो किसी भी कंसर्न्स में कोर्ट में स्ट्राइक आउट मतलब उस बात का या वो उस इश्यू के कुछ हिस्से को हटा सकता है, या कोर्ट को लगे कि कुछ हिस्सा ऐड करनी है तो कोर्ट उसमें ऐड भी कर सकता है। तो जो पांचवा रूल है वो क्या कह रहा है कि कोर्ट में का मतलब यहां ध्यान रखो, शैल लिखा होता तो कंफर्म, में का मतलब कर सकता है। कोर्ट में स्ट्राइक आउट, कोर्ट में स्ट्राइक आउट इश्यूज। कोर्ट को यदि लगे तो कुछ इश्यूज को वो स्ट्राइक आउट कर सकता है। क्यों स्ट्राइक आउट कर सकता है? जब न्याय के लिए ऐसा आवश्यक हो या कोर्ट को ऐसा लगे कि ये मुद्दा या तो फर्विलियस है या ऐसा कंसर्न है जो न्याय के हित में नहीं है। रूल 6, यहां एक स्पेशल सा पॉइंट आपको स्पेशली इंपॉर्टेंट नोट करना होगा। हमने अभी तक क्या कहा कि इश्यू फ्रेम करने का काम किसका है? कोर्ट का है, ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइंग ऑन माइंड। अब जब कंसर्न्स है तो क्या व्यक्ति की कोई रोल है या नहीं है? तो हाँ, व्यक्ति या प्लीडर का रोल क्या था? केवल और केवल उस कोर्ट को उस इश्यू को फ्रेम करने में हेल्प करना या असिस्ट करना। अब दूसरा एक कंसर्न और भी आता है जो रूल 6 है, उसमें यह बताता है कि यदि किसी फैक्ट्स या लॉ के मुद्दे पे दोनों पार्टी खुद ही एग्रीड है कि इन मुद्दों पे हमें जजमेंट की जरूरत है, इन मुद्दों पे कोर्ट के आदेश की आवश्यकता है, तो वो दोनों व्यक्ति खुद से ही, पक्ष और प्रतिपक्ष खुद से भी अपने एग्रीमेंट के द्वारा कुछ मुद्दों को इश्यू में जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और वो जो एग्रीमेंट होगा उसे कोर्ट जोड़ सकती है उसमें। लेकिन कंसर्न्स ये होंगे, इसके लिए उस एग्रीमेंट में भी ये भी बताना होगा कि यदि उस मुद्दों पे कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उस दोनों ही पार्टी पे वो वैसे ही लागू होगा जैसे वो इश्यू जो कोर्ट ने खुद फॉर्म किया होता या खुद फ्रेम किया होता। क्लियर ये मुद्दा? तो रूल 6 और 7 थोड़ा समझ लो, ये दोनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं। 6 कहता है कि कोई भी इश्यू व्यक्ति अपने स्तर पे भी फ्रेम कर सकता है, लेकिन वो फ्रेम करने के बाद उसे कोर्ट में ले जाना होगा। ऐड तो कोर्ट ही करेगी, लेकिन कोई यदि एग्रीमेंट के द्वारा व्यक्ति चाहे, दो व्यक्ति, तो खुद भी इश्यू को फ्रेम कर सकता है। हाँ, बस एक एग्रीमेंट ये होगा कि यदि उन इश्यू को यदि कोर्ट सुनने के बाद जो भी निर्णय दे, चाहे मॉनेटरी से हो या फिर वो इमोरल प्रॉपर्टीज आदि से हो, जो कुछ भी होंगे वो दोनों पक्ष को मानने होंगे, उसी तरह जैसे यदि वो इश्यू को कोर्ट ने फ्रेम किया होता। तो यही रूल 6 कह रहा है। ये रूल 6 कह रहा है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जो कुछ भी हो, मे बाय एग्रीमेंट, मतलब वो एग्रीमेंट के द्वारा व्यक्ति खुद भी फॉर्म फ्रेम कर सकता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ मे बाय एग्रीमेंट, स्पेशली ध्यान रखो, मे बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा दोनों ही पक्ष, मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यू, मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन इश्यू। इसका मतलब यह होगा, इन फॉर्म ऑफ इश्यूज कह सकते हैं कि इश्यू में इसको भी उठाया जा सकता है। कब? जब दोनों ही पार्टी एग्री हो। लेकिन इसमें शर्त क्या है? कि शर्त यह है कि यदि कोर्ट ने कुछ फैसला दिया तो दोनों ही पक्ष को मान्य होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता बाद में कि ये इश्यू हम लोगों ने खुद फ्रेम किया था, हम लोगों ने कोर्ट कहा था, इसलिए कोर्ट में हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो यदि कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया, 6 में क्या है, हमने कहा दोनों पार्टी यदि किसी मुद्दे पे खुद भी एग्री है तो बाय एग्रीमेंट वो इश्यू वो उठा सकता है और कोर्ट उसको इश्यू में ऐड कर सकती है। यही बात 7 में है। 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि यदि इफ एक्सेप्टेड, मतलब इफ एक्सेप्टेड, यदि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों के बीच में जो किसी फैक्ट्स या लॉ के लिए एग्रीमेंट हुआ है कि इन मुद्दों पे भी कोर्ट की राय या कोर्ट के डिसीजन लेना चाहिए, तो यदि कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो एग्रीमेंट प्रॉपर है, वो किसी ऐसा अनलॉफुल या कुछ ऐसे नहीं है जो विधि के विरुद्ध हो, मतलब ऐसा है कि जो एक्सेप्टेबल हो, लॉफुल हो, तो ऐसे मुद्दों को कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है इश्यू के रूप में और उस पर भी फैसला दे सकती है। लेकिन यदि वो फैसला देगी तो उस व्यक्ति को वैसा ही मान्य करना होगा। तो मतलब ये होगा कि इफ एक्सेप्टेड, कोर्ट में प्रोनाउंस या कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट। तो
कोर्ट इन मुद्दों पे भी जजमेंट दे सकती है और जजमेंट देने के साथ साथ कोर्ट वो जो जजमेंट होगा वो दोनों पे वैसा ही बाध्यकारी होगा जैसे वो होता जो कोर्ट ने खुद इश्यू फ्रेम किया होता है। क्लियर हुआ? यदि हम इसको फाइनली समराइज कर लें तो इश्यू फ्रेमिंग की बात हो गई। इश्यू फ्रेमिंग कौन करता है? दोनों पार्टी के असिस्टेंट से जज करता है, जज अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है। इश्यू फ्रेम करने से पहले यदि कहा जाए जज सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो तर्क हैं उन सबको एक्सप्लोर करवा सकता है। दूसरे रूल में आता है कि प्राइमरी क्या ध्यान रखना चाहिए, तो प्रिलिमिनरी सारे मुद्दों को सॉल्व करेगा। उसमें अब क्या है कि जो इश्यूज हैं सारे के सारे इश्यूज को कोर्ट सुन सकती है। अब उन इश्यूज में प्रिलिमिनरी ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से होंगे। तो पहले जुरिस्डिक्शन क्या है, डिवार्ड तो नहीं है, रेस जुडिकाटा या रेस जुडाइस का मुद्दा तो नहीं है। इसके साथ साथ ये भी देखना होंगे कि वो जो इश्यूज है वो कैसा है, लॉ का है, फैक्ट्स का है, या ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्स और लॉ दोनों का है। ये दोनों होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि पहले उसे किसे सुनना है। इसके अलावा बात किया जाएगा, हमने कहा कि कुछ व्यक्ति को भी बाद में 6 में कहा गया कि छूट दी जा सकती है। हाँ, 5th में क्या कहा गया, फिर बाद में आएंगे 4, 5, 6। तो 6 और 7 तो ये हो गया कि व्यक्ति खुद भी फ्रेम कर सकता है। और उधर क्या कहा कि यदि कोर्ट को लगा कि बाय द वे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो विटनेसेस हैं उसको री एग्जामिनेशन की जरूरत है तो उसे भी वो री एग्जामिन कर सकती है। क्लियर हो गया? आई होप इश्यू कंप्लीट हुआ हमारा। देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।